हेलो दोस्तों। एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी क्लास है 22 और आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सीटेट के सीटेट में जो सीटीपी के क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो हैं 25। कितने हैं? 25 क्वेश्चंस हैं। इनकी हम लोग को प्रैक्टिस करनी है आज। अब आपको देखना है आपके कितने मार्क्स आते हैं 25 में से। आप कमेंट जरूर करिएगा जितने आप क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। बी ऑप्शन पूछताछ करने की प्रवृत्ति। सी ऑप्शन अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। या डी ऑप्शन चिंतन प्रक्रिया। चलिए बताइए। तो मैं बता देता हूं इसका जो ऑप्शन सही होगा। देखिए ऑप्शन देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता ये तो होती है। पूछताछ करने की प्रवृत्ति ये भी होती है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति ये भी होती है, नकल करके सीखते हैं। लेकिन जो चिंतन प्रक्रिया है ये नहीं होती है। तो इसका विशेषता इसमें क्या नहीं पूछा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? कितने दिन लगते हैं विकसित होने में? जब वो माँ के गर्भ में होता है बच्चा, तो बच्चे को जो दिन लगते हैं वो लगते हैं 280 दिन। कितने लगते हैं? 280 दिन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 280 दिन। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का पहला चरण क्या था? तो कोहलबर्ग ने क्या दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। इसका पहला चरण ये आपको याद है क्या था? तो पहला चरण था प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसको क्या बोलते हैं? पूर्व परंपरागत अवस्था। तो देखिए कहां पर है ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन ए में है पूर्व परंपरागत अवस्था। ऑप्शन बी में है पैरी परंपरागत नैतिकता। ऑप्शन सी में है परंपरागत नैतिकता। ऑप्शन डी में है पश्चिम परंपरागत नैतिकता। तो जो पहला स्टेज होता है वो होता है पूर्व परंपरागत स्टेज। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? शिक्षण में अधिकतम बल बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है बल देने वाला परिवर्तन? तो देखिए ऑप्शन ए क्या है? बाल केंद्रित शैक्षिक दृष्टिकोण अपनाकर। ऑप्शन बी रटने को प्रोत्साहित करके। देखिए जब रटने की बात हो जाती है ये तो बिल्कुल नहीं होगा रटने वाला। ऑप्शन सी क्या है? आगे शिक्षण की तकनीक को अपनाकर। हाँ ये थोड़ा सा सही लग रहा है लेकिन ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होगा। देखिए परिणाम परीक्षा जब भी आएगा तो ये नेगेटिव सेंस में जाता है, इसमें बच्चों में प्रेशर बढ़ता है। तो ये भी ऑप्शन कभी नहीं होंगे आपकी। जब भी सीटेट में एग्जाम आए तो ना ही रटने में प्रोत्साहित किया जाएगा, ना ही उनको रिजल्ट में, ना ही उनको गृहकार में, ऐसे जब भी ऑप्शन आए ये बिल्कुल नहीं होता। तो जो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है बाल केंद्रित, बच्चे पर केंद्रित होकर जो शैक्षिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। उम्मीद है समझ में गए होंगे आप ये। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? तो क्या सम्मिलित नहीं है? गृह कार्य प्रदान करना, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, ये तो बिल्कुल होना चाहिए। सी है बालक के अनुभवों को प्राथमिकता देना, बिल्कुल हम लोग उसके एक्सपीरियंस को बिल्कुल प्राथमिकता देंगे। बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना ये भी करेंगे। लेकिन मैंने बताया था जब भी गृह कार्य देना जैसा आएगा ना ये नहीं होता है। तो इसमें नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ये क्या होता है? एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ किससे प्राप्त की थी? तो मैं बता दूं ये प्राप्त की थी कंस्ट्रक्टिविज्म से, और इसको हिंदी में बोलते हैं रचनावाद। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मानवतावाद, रचनावाद, व्यवहारवाद या संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसका हो जाएगा रचनावाद, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर। एनसीएफ किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है समावेशी। ऑप्शन बी है एकीकृत। ऑप्शन सी है विशेष। या ऑप्शन डी है नियमित। तो मैं बता देता हूँ जो एनसीएफ 2005 में बोला गया वो बोला गया इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब समावेशी शिक्षा। क्या बोला गया? समावेशी शिक्षा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जहां सब लोग साथ में पढ़े उसको बोलते हैं समावेशी। ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? वाइगॉत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा था? आप पढ़ चुके हैं टॉपिक बाल विकास का। तो उन्होंने देखिए क्या कहा था, यह संस्कारों की अनुवांशिकी के कारण होता है।
यह सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पादन होता है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो मैंने आपको शॉर्टिक्स बताई थी वाइगॉत्स्की में। अगर वाइगॉत्स्की का क्वेश्चन आता है तो कहीं भी सामाजिक अंतःक्रिया या सोशल इंटरेक्शन जैसे वर्ड आ जाते हैं तो उसका ऑप्शन वही सही होता है। तो देखिए इसमें आया है सामाजिक अंतःक्रिया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। जेपीडी का प्रत्यय किसने दिया था? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बताइए, जेपीडी था, एमकेओ था, और स्कैप फोल्डिंग था जिसको बोलते हैं हेल्प देना या पाड़ा बोलते हैं उसको। तो ये सब जो दिए थे, ये दिए थे वाइगॉत्स्की ने। किसने दिए थे? वाइगॉत्स्की ने। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। एक विद्यार्थी की वास्तविक आयु 10 वर्ष है तथा मानसिक आयु है उसकी 12 वर्ष। उसकी बुद्धि लब्धि होगी। बुद्धि लब्धि क्या होता है? बुद्धि लब्धि होता है आई क्यू। तो आई क्यू कैसे निकालते हैं? ये भी मैं टॉपिक पढ़ा चुका हूँ आपको। आई क्यू निकालते हैं मेंटल एज, लिखते हैं मेंटल एज, और नीचे लिखते हैं क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये फॉर्मूला हो जाता है। अब देखिए, जो मेंटल एज है उसमें क्या लिखा है? मेंटल एज है 12 और क्रोनोलॉजिकल एज है 10 इंटू 100। तो ये आ जाएगा 120। तो इसका बच्चे का आईक्यू कितना हो गया? 120। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, अगर आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने भी टॉपिक हो रहे हैं, हर टॉपिक की अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। इसमें सारी पीडीएफ आपको आती रहेंगी। जैसे ही क्लास खत्म होती है तुरंत उसकी पीडीएफ आ जाती है आपको। तो आपको नोट्स बनाने की भी दिक्कत नहीं है, बस पीडीएफ डाउनलोड करिए, आपका आराम से रिवीजन होता रहेगा, जब चाहें तब उसको पढ़ सकते हैं खोलकर। ठीक है, इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। बुद्धि परीक्षणों के जनक कौन थे? बुद्धि परीक्षण क्या होते हैं? इंटेलिजेंस टेस्ट। उनके फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कौन थे? वो थे अल्फ्रेड बिने। याद रखिएगा, क्या थे? अल्फ्रेड बिने। BINET। अल्फ्रेड बिने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर आपसे, देखिए मैं इसमें दो तीन पॉइंट और बता देता हूं आपको। अगर आपसे पूछा जाए आईक्यू किसने दिया था, तो आईक्यू दिया था स्टर्न ने, विलियम स्टर्न ने। और पूछा जाए आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया था, तो वो दिया था टरमैन ने। और आईक्यू दिया था स्टर्न ने। स्टर्न ने आईक्यू दिया था, आईक्यू का फॉर्मूला दिया था टरमैन ने। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा क्या होती है? जिसमें सब लोग साथ में पढ़ते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है। तो ऑप्शन ए सामाजिक संतुलन, ऑप्शन बी है समान समता व समान अवसर। यही होगा ऑप्शन। जो समावेशी है वो सबको समान और समता और समानता का अवसर देती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? जिसकी लिखावट अच्छी नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया। तो कहाँ पे ऑप्शन है? डिसयाफिया। देखिए यहाँ पे डिस्ग्राफिया ऑप्शन है नहीं, तो जो ये पहला ऑप्शन है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यही होगा डिस्ग्राफिया। क्या होगा? डिसग्राफिया। ठीक है, इसको होगा डिस्ग्राफिया। डिस्प्रेक्सिया क्या होता है? देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है? डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया वो होता है जो जिनके हाथ पैरों पे कंट्रोल नहीं होता, मतलब लोको मोटर स्किल्स उनकी अच्छी नहीं होती है। कैलकुलिया क्या होता है? जिनके मैथ्स कैलकुलेशन अच्छी नहीं होती है। डिसलेक्सिया क्या होता है? जो पढ़ने में अच्छे नहीं, जो जिनको मतलब पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, मतलब कोई रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है जिनको। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। मौलिक गणितीय संक्रियाओं को करने में असमर्थता द्वारा पहचाने जाने वाले विकार का काम, जिन्हें गणितीय संक्रियाएं करने में प्रॉब्लम होती है, क्या बताया था? उन्हें होता है डिसकैलकुलिया। तो क्या है? डिसलेक्सिया, डिसमॉर्फिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया। जैसे डिसलेक्सिया पढ़, जिन्हें रीडिंग में प्रॉब्लम होती है। डिसमॉर्फिया, इसमें भ्रम की स्थिति होती है डिसमॉर्फिया में। डिसग्राफिया, ये होती है लिखने में प्रॉब्लम होती है इसमें। अब देखिए, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? ये कहलाता है सीखना। ये होता है सीखना, इसी को बोल देते हैं अधिगम।
इसको बोलते हैं अधिगम। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्मृति, ऑप्शन बी हो जाएगा सीखना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। सीखना है, देखते हैं क्या सीखना है। व्यवहार में परिवर्तन, हाँ बिल्कुल है। अनुभव और अभ्यास के परिणाम, हाँ ये भी है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ये भी कहीं ना कहीं होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। सामाजिक शिक्षा शुरू होती है, देखिए सामाजिक शिक्षा समाज से शुरू होती है। और समाज से तब शुरू होगी ना जब आप समाज के संपर्क में रहेंगे, समाज से इंटरेक्ट करेंगे, तो इंटरेक्शन से होगी सामाजिक शिक्षा। तो देखिए क्या है ऑप्शन, अलगाव से। देखिए अलगाव मतलब अलग रहना, उससे तो होगी नहीं। भीड़ से, भीड़ से कभी शिक्षा नहीं होती है। जो सी ऑप्शन है संपर्क से, यही होगा। जब इंटरेक्ट करेंगे समाज से तो सामाजिक शिक्षा शुरू होती है। देखिए सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण चक्र क्या है? माइक्रो टीचिंग। यह है माइक्रो टीचिंग। इसका प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद होता है योजना बनाना, मतलब लेसन प्लान। लेसन प्लान, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। खेल विधि, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन थे? मैंने बताया था आपको खेल विधि के प्रतिपादक कौन है, वो है फ्रोबेल। कौन है? फ्रोबेल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुकरात किसके हैं? सुकरात है समस्या समाधान विधि के। और किलपैट्रिक किसके हैं? ये हैं प्रोजेक्ट विधि के। किसके हैं? प्रोजेक्ट विधि के। अरस्तु किसके हैं? ये हैं आगमन और निगमन विधि के हैं अरस्तु। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। प्रयोजन विधि, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट विधि। क्या? प्रोजेक्ट विधि। तो प्रोजेक्ट विधि किस क्या बताया था? ये है किलपैट्रिक। कौन है? किलपैट्रिक। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो अगर आपको ये कभी भी क्वेश्चन है कि तो शिक्षक की भूमिका होती है सुगमकर्ता की। किसकी होती है? सुगमकर्ता की। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ये कई बार क्वेश्चन आया आया है और आता रहेगा। हमेशा आप क्या बताएंगे? सुगमकर्ता की। अब बढ़ते हैं 22 पर। एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? आप भविष्य के भावी अध्यापक हैं, बताइए आपके लिए कौन सा कथन सही होगा? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं? देखिए जो बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं तो नेगेटिव सेंस में, बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव सेंस में। अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, लेकिन आपने अधिकतर बोला, उसमें जो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना जो आप सोच रहे हैं नहीं सीख पाएंगे, तो ये भी नेगेटिव हो गया। कुछ बच्चे सीख सकते हैं, ये भी नेगेटिव हो गया, मतलब ज़्यादातर बच्चे आप बोले सीख नहीं पाएंगे। अगर आप अध्यापक होंगे तो आपको ये दिमाग में रखना है कि सारे बच्चे सीख सकते हैं, प्रत्येक बच्चा, एक एक बच्चा सीख सकता है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे उसके साथ? ऑप्शन ए उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे। ऑप्शन बी उसे दंड करेंगे, मतलब पनिशमेंट देंगे उसको। ऑप्शन सी ये कारण जानने की चेष्टा करेंगे। या ऑप्शन डी उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो देखिए जब एक छात्र देर में आता है तो देखिए उसे पनिश तो बिल्कुल नहीं करेंगे, हो सकता है उसका कुछ कारण हो, उस पर ध्यान नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं ध्यान देंगे? बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, देखिए ये हो सकता है, लेकिन उससे पहले हम लोग जो करेंगे उस उसके देर में आने का कारण जानेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही, इसके कारण जानने की चेष्टा करेंगे। क्या करेंगे? कारण जानने की चेष्टा करेंगे, वो देर में क्यों आता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है उनसे प्रश्न को कहना। देखिए केवल प्रश्न को कहना तो नहीं हो सकता, विचारों का आदान प्रदान, उन्हें निर्देश देना, उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना है। देखिए जो ऑप्शन डी है, उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। देखिए हम लोग केवल अपने विचार उन पर थोप नहीं सकते हैं, उनके भी तो विचार सुनेंगे ना, तो ये भी नहीं होगा। उन्हें निर्देश देना, ऑर्डर भी नहीं देंगे उनको। जो ऑप्शन बी है विचारों का आदान प्रदान, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, विचारों का आदान प्रदान करना। इसी को बोलते हैं संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 25, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन होने के बाद आप कमेंट में बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आज के टॉपिक से। तो मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया? तो ये आवश्यकता का पदानुक्रम जो दिया था वो किसने दिया था? नीड ऑफ हायरार्ची, ये दिया था मैस्लो ने। किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने। ये दिया था मैस्लो ने।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी मैस्लो ने। तो आज की यही 25 क्वेश्चन थे। आप कमेंट करिएगा आप कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। और हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे ऐसे ही टॉपिक आते रहेंगे सीटेट के एग्जाम तक। और क्योंकि हम लोग को सीटेट का जो हमारा एम है 120 प्लस मार्क्स लाने का है, तो हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और आपके 120 प्लस मार्क्स जरूर आएंगे। धन्यवाद।